Hello student, myself Rinku Rajput, lecturer in RBS Polytechnic, Bichpuri, Agra. बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कंटिन्यूस क्लासेस सीरीज में आपका स्वागत है। ये जो सीरीज चल रही है ये हमारी थियोरेटिकल सीरीज है, यानी थ्योरी वाली सीरीज, और इसके साथ साथ ही एक हमारी MCQ सीरीज चल रही है। ठीक है, आज इस थ्योरी वाली सीरीज में हम आज का टॉपिक है हमारा गियर। इससे पहले गियर का एक लेक्चर मैं बना चुका हूं और आज मैं पढ़ाऊंगा गियर के जो आपके टेक्निकल टर्म्स होते हैं और गियर के कुछ जो आपके साधारण गियर ट्रेन होते हैं उनके बारे में। और आज की वीडियो में मैं आपका ये टॉपिक ख़त्म करा दूंगा और आने वाले जितने भी 3 या 4 लेक्चर में आपके 2 टॉपिक बचे हैं। एक है आपका स्प्रिंग और एक है आपका लिब्रिकेशन यानी लिब्रिकेट। उन्हें मैं आपका आने वाली वीडियो में ख़त्म करा दूंगा। ठीक है, और इस वीक के अंदर यानी संडे तक मैं आपका कंप्लीट सिलेबस ख़त्म करा दूंगा और अगले वीक से आपकी कंटिन्यूस इसी वीक में 2 वीडियो आएंगी और अगले वीक से आपकी जो थियोरेटिकल सीरीज है वो ख़त्म हो जाएगी और आपकी MCQ सीरीज आपकी कंटिन्यूसली चलेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका गियर टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू गियर, यानी जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं गियर से वो कौन कौन से होते हैं, वो उनके बारे में हमें क्या करना है, डिस्कशन करना है। ठीक है, आज का पहला टॉपिक है आपका पिच पॉइंट क्या रहता है। ठीक, क्या पिच पॉइंट। गियर दांतों का सबसे बाह्य बिंदु पिच पॉइंट कहलाता है। क्या, गियर दांतों का सबसे बाह्य बिंदु पिच पॉइंट कहलाता है। जैसे मैं बात करूं, जैसे आपका ये इस तरीके से इस पर आपका ये गियर का दांत बना हुआ है। ठीक है, तो ये वाला जो बिंदु है, ये वाला बिंदु कहलाता है आपका पिच पॉइंट। ठीक, पिच पॉइंट। नेक्स्ट है पिच सर्किल। पिच पॉइंट के मिलाने पर जो वृत्त बनता है उसे पिच सर्किल कहते हैं। यानी इस तरीके से सभी आपके दांत होंगे, एक दांता यहाँ पे होगा तो यहाँ पे जो पॉइंट बन के इस तरीके से आपका एक सर्किल बनेगा, उस सर्किल को बोलते हैं आपका पिच पॉइंट सर्किल। ठीक है, पिच सर्किल। ठीक, नेक्स्ट है आपका पिच सर्किल डायमीटर। सर्किल बन गया, आपका पिच पॉइंट मालूम हो गया आपको, फिर आपका सर्किल बन गया। अब नेक्स्ट है आपका पिच सर्किल डायमीटर। पिच सर्किल के व्यास को ही, यानी जो हमारा ये व्यास सर्किल बन रहा था ये वाला, इसके व्यास को ही हम क्या बोलेंगे आपका पिच सर्किल डायमीटर। पिच सर्किल के व्यास को ही पिच सर्किल डायमीटर कहते हैं। इसे स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सर्कुलर पिच। यह पिच सर्किल की परिधि पर गियर के एक दांते से उसके साथ के दांते पर उसी स्थिति में स्थित दूसरे बिंदु की वृत्तीय दूरी है। क्या, यह पिच सर्किल की परिधि पर गियर के एक दांते से उसके साथ के दांते पर उसी स्थिति में स्थित दूसरे बिंदु की वृत्तीय दूरी है। इसे PC से प्रदर्शित करते हैं। PC का बस मेनली आपको क्या रखना है, PC का फॉर्मूला पूछा जा सकता है MCQ। PC = πD/T, जहाँ पे D क्या है, पिच सर्किल का डायमीटर। D क्या है आपका पिच सर्किल का डायमीटर और T क्या है, जो उस सर्किल है आपके सर्किल के यानी गियर है, गियर के ऊपर कितने दांते बने हैं उन दांतों की संख्या को आप डिनोट करते हो आपका T से। T फॉर दांतों की संख्या और D फॉर डायमीटर ऑफ पिच सर्किल। ठीक, नेक्स्ट है आपका मॉड्यूल। वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। आपका यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा है मॉड्यूल से। ठीक है, किसी गियर के व्यास, ठीक है, क्या, किसी गियर के व्यास तथा दांतों की संख्या के अनुपात को मॉड्यूल कहते हैं। इसे M से प्रदर्शित करते हैं, यानी इसका फॉर्मूला हो जाए M/D/T। ठीक है, किसी गियर के व्यास तथा दांतों की संख्या के अनुपात को मॉड्यूल कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात ये है, एक गियर आपका बड़ा होता है, एक गियर आपका छोटा होता है। ठीक है, बड़े गियर पे दांतों की संख्या ज़्यादा रहती है और डायमीटर ज़्यादा रहता है, जबकि छोटे गियर पे दांतों की संख्या कम रहती है और डायमीटर कम रहता है। लेकिन वो प्रॉपर रनिंग करते हैं किस वजह से। ठीक है, यहाँ पे ये बात सुनना, अगर किन्हीं दो गियरों का अगर मॉड्यूल समान है, क्या, मॉड्यूल अगर समान है तो वो गियर प्रॉपर वर्किंग कर पाएंगे। अगर दो गियर का मॉड्यूल समान नहीं है, एक का मॉड्यूल 1 है और एक का मॉड्यूल 2 है, तो वो दोनों आपकी वर्किंग नहीं कर पाएंगे, यानी रन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, एक गियर है आपका गियर 1, यहाँ पे मैं इधर दिखा दे रहा हूँ 1 मिनट के लिए। गियर 1, इसमें डायमीटर है आपके 100, ठीक,
और इसमें जो आपका टीथ की संख्या डायमीटर 100 है और टीथ की संख्या है इसमें 400, ठीक। कितनी है? 400, ठीक। एक गियर 1 और गियर 2 लिया मैंने, ठीक है। इसका डायमीटर है 25, ठीक। कितना? 25 और टीथ की संख्या कितनी है? 100, ठीक है। अब इनका रेशियो निकालो। इनका रेशियो निकालूंगा 100/400, 0 से 0 तो 0.25 आ जाएगी। और यहाँ पे इसका रेशियो निकालूंगा 25/100, इसका भी आ जाएगा 0.25। देखो यहाँ पे दांतों की संख्या ज़्यादा आती है और डायमीटर ज़्यादा आता है, ठीक है। और यहाँ पे कम थी, यहाँ पे कम थी टीथ की संख्या, लेकिन इनका जो मॉड्यूल आया वो क्या आया? सेम आया। यानी ये दोनों गियर आपके क्या करा पाएंगे? प्रॉपर वर्किंग कर पाएंगे, ठीक है। प्रॉपर वर्किंग करने के लिए किन्हीं दो गियरों का क्या सामान होना चाहिए? मॉड्यूल समान होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अडेंडम। क्या? अडेंडम। पिच वृत्त से दांतों के ऊपरी तक की तेजा दूरी को अडेंडम कहते हैं, ठीक है। पिच वृत्त से दांतों के ऊपरी तक की तेजा दूरी को क्या कहते हैं? अडेंडम कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। ए रहता है पिच वृत्त यानी PC/पाई, PC/पाई। PC की वैल्यू ए फॉर PC की वैल्यू रहती है आपकी PC = πD/T, ठीक। PC की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा πD/T, ठीक है। तो पाई से पाई कटेगा, D/T। D/T अभी मैंने पढ़ा था क्या था? मॉड्यूल। यानी जो अडेंडम रहता है वो किसके बराबर रहता है? मॉड्यूल। यानी अगर आपका मॉड्यूल या अडेंडम दोनों किसी गियरों के सेम होंगे तो आपका गियर प्रॉपर रनिंग कर पाएगा, ठीक है। यहाँ से बस आपके MCQ क्वेश्चन बनेंगे, इनसे न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ठीक है। आपसे ये पूछ लेगा मॉड्यूल किसके बराबर रहता है? अडेंडम के बराबर। किन्हीं दो गियरों को रनिंग करने के लिए क्या सामान होना चाहिए? अडेंडम, मॉड्यूल, दोनों या कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा दोनों, ठीक है। गियर के दांते के ऊपरी सिरे से गुजरने वाले वृत्त को अडेंडम सर्किल कहते हैं, ठीक है। जैसे ये मेरा ये इस तरीके से ये दांता है, ठीक है। इसके जो ऊपर से एक जो वृत्त बनेगा, ये वाला जो वृत्त बनेगा, इसे बोलेंगे हम अडेंडम सर्किल। इसे क्या बोलेंगे हम? अडेंडम सर्किल। इसे बोलेंगे हम अडेंडम सर्किल, ठीक। दूसरा है डेडेंडम। दूसरा क्या? डेडेंडम। पिच वृत्त से दांतों के क्या? पिच वृत्त से दांतों की जड़ तक की तेजा दूरी को डेडेंडम कहते हैं। पिच वृत्त का मतलब समझो, ठीक है। जैसे इधर यहाँ पे समझो, ये मेरा है और ये दांत है, ठीक है। ये बनना था आपका पिच सर्किल, ठीक। ये बनना था आपका पिच सर्किल। यहाँ पे ये दांत टीथ है, इससे यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ तक की दूरी, ये वाली ऊपर वाली तक की दूरी को अडेंडम बोलते हैं। क्या? ऊपर वाली दूरी को क्या बोलेंगे? अडेंडम बोलेंगे। एक मिनट। और ऊपर वाली दूरी को क्या बोलेंगे? अडेंडम पिच सर्किल से, ठीक है। और जो दांते के टॉप तक की और दांतों के जो यहाँ पे ये गियर है, ये पूरा ये दांत बने हैं, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी रहती है उसे बोलेंगे डेडेंडम। उसे क्या बोलेंगे? डेडेंडम, ठीक है। इसे स्मॉल b से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे स्मॉल b से प्रदर्शित करते हैं। गियर के दांतों की जड़ से गुजरने वाले वृत्त को, यानी यहाँ से जो वृत्त गुजरेगा, गियर की दांतों की जड़ से गुजरने वाले वृत्त को डेडेंडम सर्किल कहते हैं। गियर की दांतों की जड़ से गुजरने वाले वृत्त को डेडेंडम सर्किल कहते हैं। और गियर के दांतों के ऊपरी सिरे से गुजरने वाले वृत्त को क्या कहते हैं? अडेंडम सर्किल कहते हैं, ठीक है। ये हैं आपके टेक्निकल टर्म्स जितने भी हैं। एक और बचा है आपका, और इसका फॉर्मूला समझ लो। हाँ, डेडेंडम बराबर होता है 1.157 इंटू m। 1.157 इंटू m, इसे बोलते हैं आपका डेडेंडम। ये आपका MCQ क्वेश्चन में बन सकता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका क्लियरेंस यानी अवकाश। क्या है आपका? क्लियरेंस यानी अवकाश। अडेंडम और डेडेंडम का जो डिफरेंस रहता है उसे क्या बोलते हैं? आपका क्लियरेंस। अडेंडम और डेडेंडम के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? क्लियरेंस, ठीक है। क्लियरेंस इजिकल टू आपका अडेंडम होता है आपका डेडेंडम और अडेंडम की, ठीक है। डेडेंडम और अडेंडम के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? आपका डेडेंडम आएगा या, ठीक है। ये पहले आएगा, एक मिनट में लिख देता हूँ आपका। डेडेंडम और अडेंडम, देखो क्लियरेंस क्या रहता है आपका? डेडेंडम और अडेंडम के डिफरेंस को क्या? डेडेंडम और अडेंडम के डिफरेंस को आप क्या बोलते हैं? क्लियरेंस बोलते हैं, ठीक है। क्लियरेंस इजिकल टू डेडेंडम कितना रहता है आपका? 1.17 इंटू m माइनस m, अडेंडम m। इनमें से घटाऊंगा तो क्लियरेंस आ जाएगा
0.157 एम। 0.157 एम होता है आपका क्लियरेंस, ठीक है। 0.57 एम क्या रहता है आपका क्लियरेंस। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। किसी गियर ट्रेन के चालक गियर, आपको मालूम है 2 गियर होते हैं, एक चालक गियर होता है, एक चलित गियर होता है। किसी गियर ट्रेन के चालक गियर तथा चलित गियर के कोणीय वेग के अनुपात को, गियर मालूम होने चाहिए, चालक गियर तथा चलित गियर, चालक गियर चलित गियर के कोणीय वेग के अनुपात को कहते हैं आपका वेलोसिटी रेशियो। चालक गियर ओमेगा, ओमेगा फॉर कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी, चलित गियर ओमेगा। ओमेगा बराबर आप सभी जानते हो 2πn/60, ओमेगा बराबर 2πn/60। एन पर होता है किसी गियर के रिवॉल्यूशन पर मिनट, आरपीएम, आरपीएम होता है एन, ठीक है। चालक गियर का रखेंगे, यानी चालक गियर को हम एन W1 मानेंगे, इसे W1, ठीक, इसे W2, ठीक। तो W1 यहाँ पे आ जाएगा, तो W1 होगा 2πn1/60, W2 हो जाएगा 2πn2/60, और 2π से 2π कटेगा, 60 से आपका 60 कट जाएगा, तो निकल के क्या आएगा आपका n1/n2। तो वेलोसिटी रेशियो होता है आपका n1/n2, चालक गियर का रिवॉल्यूशन पर मिनट अपॉन चलित गियर का रिवॉल्यूशन पर मिनट को बोलते हैं आपका वेलोसिटी रेशियो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रेन वैल्यू। क्या? ट्रेन वैल्यू, ठीक है। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं, टी फॉर टीथ ऑफ नंबर ऑफ टीथ। चलित गियर तथा चालक गियर के कोणीय वेग के अनुपात को ट्रेन वैल्यू कहते हैं। और वेलोसिटी रेशियो क्या था आपका? चालक गियर अपॉन चलित गियर, और ट्रेन वैल्यू जस्ट रिवर्स ऑफ वेलोसिटी रेशियो। चलित गियर तथा चालक गियर के कोणीय वेग के अनुपात को ट्रेन वैल्यू कहते हैं। ट्रेन वैल्यू फॉर एन चलित, एन चालक, तो एन चलित और एन चालक यानी जस्ट इसका अपोजिट, ठीक है। तो 1/वेलोसिटी रेशियो, 1/वेलोसिटी रेशियो। यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, ट्रेन वैल्यू किसके इक्वल टू होती है? तो 1/वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। ये बन गया ट्रेन वैल्यू इक्वल टू 1/वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। और वेलोसिटी रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/t, टी फॉर ट्रेन वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप ऑफ गियर ट्रेन। क्या? टाइप ऑफ गियर ट्रेन। जो आपके गियर ट्रेन होते हैं वो बेसिकली आपके 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन है आपका सिंपल गियर ट्रेन, सेकंड वन है आपका कंपाउंड गियर ट्रेन, और थर्ड वन है आपका स्पेशलिक गियर ट्रेन, और फोर्थ वन है आपका रिवर्टेड गियर ट्रेन। पहला है आपका साधारण या सरल गियर, दूसरा है आपका संयुक्त गियर, तीसरा है अधिचक्रिक गियर, और पांचवा है प्रत्यावर्ती गियर। तो आपका जो पहला सिंपल और आपका कंपाउंड, सिंपल और कंपाउंड आपके सिलेबस में है, और आपके एपिसाइक्लिक और रिवर्टेड आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो पहला गियर ट्रेन अब हम पढ़ते हैं। पहला गियर ट्रेन है आपका सिंपल गियर ट्रेन, ठीक है। क्या? सिंपल गियर ट्रेन। जब प्रत्येक शाफ्ट पर केवल एक ही गियर लगा होता हो, ठीक है। क्या? जब प्रत्येक शाफ्ट पर केवल एक ही गियर लगा होता हो, तो उस गियर ट्रेन को क्या बोलते हैं? आपका सिंपल गियर ट्रेन, ठीक है। जब एक शाफ्ट पर एक ही गियर लगा हो, ठीक। देखो ये चालक है, ये चलित है, एक गियर ये रहा, एक गियर, ये शाफ्ट है। देखो मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने दिखाया, ये आपकी क्या है? ये शाफ्ट है, ठीक। ये क्या है? आपकी शाफ्ट है, यहाँ पे आपके 2 गियर है, ठीक है। ये टच कर रहे हैं, यहाँ पे मैच कर रहे हैं। एक गियर तो ये हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक का, और एक गियर यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। यानी एक शाफ्ट पर क्या लगा है? आपका एक ही गियर लगा है। इस पर भी आपका एक ही गियर लगा है। ये चालक गियर है, ये चलित गियर है, ठीक है। D1/D2 गियर 1 व 2 के व्यास हो जाएंगे। D1 व D2 गियर 1 व 2 के व्यास हो जाएंगे। T1 व 2 गियर 1 व 2 के टी संख्या, यानी जो दांतों की संख्या है वो हो जाएगी। N1/N2 हो जाएगा गियर 1 और 2 का रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी RPM, ठीक है। D12 क्या हो जाएंगे? गियर के डायमीटर। T1 और T2 क्या हो जाएंगे? T नंबर ऑफ टीथ, और N1 N2 क्या हो जाएंगे? RPM रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है। हम सभी जानते हैं, वी नो डैट, जब 2 गियर रन करते हैं, यानी जब 2 गियर प्रॉपर वर्किंग में होते हैं, तो उनका जो परिधि वेग होता है, जो परिधीय वेग क्या रहता है? वो कैसा रहता है? समान रहता है।
परिधि वेग यानी अगर गियर 1 का परिधि वेग यानी जो उसकी परिधि के अनुसार जो वेग बना रहा होगा 10 किलोमीटर है, तो दूसरे का भी कितना रहेगा 10 किलोमीटर रहेगा। ठीक है, तो परिधीय वेग क्या रहता है, दोनों का समान रहता है। ठीक है, MCQ क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, जैसे जब गियर वर्किंग कंडीशन में रहते हैं तो उनका कौन सी चीज़ परिधीय वेग क्या रहता है, आपका परिधीय वेग रहता है पाई TN। ठीक है, यानी परिधि क्या है 2πd। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक है, अगर मैं इसे सर्किल को ऐसे खोलूँगा, सर्किल को जैसे मैं इसे खोलूँगा तो वो इसकी परिधि रहती है, आप सभी जानते हो। तो परिधीय वेग रहता है पाई DN। ठीक है, पाई DN। तो गियर 1 की बात करूँगा तो पाई 1 पाई D1 N1 पाई D2 N2। यहाँ पे पाई क्या रहता है आपका कांस्टेंट, तो पाई से पाई आपका कैंसिल आउट। जब मैं इन्हें आगे पीछे ले जाऊँगा तो N1/N2 इजिकल टू D2/D1। N1 क्या था मेरा चालक गियर और N2 क्या था चलित गियर। ठीक है, N1 क्या था चालक गियर, N2 क्या था चलित गियर। तो मैं जानता हूँ N1/N2 यानी जो मेरा निकला था वैल्यू, ये किसके इजिकल टू रहता है वेलोसिटी रेशियो, क्या वेलोसिटी रेशियो के अनुसार। ठीक है, ये N1/N2 क्या रहता है वेलोसिटी रेशियो। और वी नो दैट जो वेलोसिटी रेशियो रहता है वो 1/10 वैल्यू के क्या रहता है इजिकल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। तो जो नंबर यहाँ पे जो रिवॉल्यूशन पर मिनट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/3 यानी नंबर ऑफ टीथ। तो N1 N2 इजिकल टू T2/T1, क्या N1 N2 इजिकल टू T2/T1। और जो इक्वेशन आपकी यहाँ पे बनी थी आप इसी के अकॉर्डिंग देखो, N1/N2 D2/D1 तो निकल आया था, लेकिन जो मेरा N1 N2 किसके इजिकल टू है, तो जो मेरा N1 N2 किसके इजिकल टू है T2/T1 यानी नंबर ऑफ टीथ। 1 है आपका चालक गियर और 2 है आपका चलित गियर। ठीक है, तो यहाँ से जो मेरी इक्वेशन निकल के आएगी वो आएगी N1/N2 इजिकल टू D2/D1 इजिकल टू T2/T1। ठीक है, और यहाँ से जो मेरा डिराइव निकल के आएगा वो निकलेगा डायरेक्ट, यानी जो डायमीटर होता है वो नंबर ऑफ टीथ पे क्या रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती रहेगा। यानी कहने का मतलब ये, अगर गियर मेरा जितना बड़ा होगा उतने ही ज़्यादा उस पर नंबर ऑफ टीथ होंगे। यानी अगर डायमीटर बढ़ेगा तो गियर के दांतों की संख्या बढ़ेगी, अगर डायमीटर कम होगा तो गियर के दांतों की संख्या भी कम होगी। ठीक है, ये है आपका सिंपल गियर ट्रेन का डेरिवेशन। सॉरी, ये किसका है, ये सिंपल गियर ट्रेन का क्या है आपका डेरिवेशन। ठीक है, एक बार अब मैं रिपीट कर दे रहा हूँ इसे। ठीक है, जब दो गियर वर्किंग कंडीशन में रहते हैं तो उनका परिधीय वेग समान रहता है। तो परिधीय वेग रहता है पाई D1 N1 पाई D2 N2। D1 वाले कौन से चालक गियर, D2 वाले कौन से चलित गियर। पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ से मैं N1 N2 इजिकल टू D2/D1, N2 को मैं इधर ले आऊँगा, D1 को मैं इधर ले आऊँगा। और N1 N2 अपन किसके बराबर रहता है आपका वेलोसिटी रेशियो के बराबर रहता है, आप सभी जानते हो। और वेलोसिटी रेशियो इजिकल टू 1/10 वैल्यू, यानी N की जो वैल्यू रहती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/T। T क्या रहती है नंबर ऑफ टी। तो N1/N2 इजिकल टू T2/T1 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू मैं इक्वेशन इसमें रखूँगा। तो N1/N2 इजिकल टू D2/D1 इजिकल टू T2/T1 मेरा निकल आएगा। ठीक है, यहाँ से मैं साफ देख रहा हूँ D2/T2, यानी जो D है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके समानुपाती है T के। यानी अगर किसी गियर का डायमीटर को अगर मैं बढ़ाऊँगा तो उसके नंबर ऑफ टीथ बढ़ेंगे, अगर किसी गियर के मैं डायमीटर को कम करूँगा तो नंबर ऑफ टीथ क्या हो जाएंगे मेरे, कम हो जाएंगे। ये है आपका सिंपल गियर ट्रेन जब आपका एक शाफ्ट में केवल एक ही गियर लगा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका कंपाउंड गियर ट्रेन। कंपाउंड गियर ट्रेन क्या रहता है, जब एक शाफ्ट पर एक से अधिक गियर लगे रहते हैं, क्या जब एक शाफ्ट पर एक से अधिक गियर लगे रहते हैं तो उस गियर ट्रेन को बोलते हैं आपका कंपाउंड गियर ट्रेन। ठीक है, तो उस गियर ट्रेन को क्या बोलते हैं आपका कंपाउंड गियर ट्रेन। देखो एक शाफ्ट ये है और एक शाफ्ट ये है, एक शाफ्ट ये है। ठीक है, इसे 4 नंबर देंगे। देखो इस शाफ्ट पर एक से अधिक गियर लगे यानी 2 गियर लगे, तो इस वाले गियर ट्रेन को क्या बोलोगे आपका कंपाउंड गियर ट्रेन। अगर यहाँ पे मेरा गियर नंबर 3 नहीं होगा और 1 2 3 ऐसे गियर लगे होंगे तो ये कहलाएगी मेरी कंपाउंड गियर ट्रेन। ये कौन सी ट्रेन कहलाएगी, कंपाउंड गियर ट्रेन। ठीक है, देखो अब इसका फिगर मैं नीचे और दिखा दे रहा हूँ। देखो ये शाफ्ट का एक शाफ्ट पे एक गियर यहाँ तक लगा है। ठीक है, अब एक शाफ्ट ये है शाफ्ट नंबर 2, तो एक गियर तो ऊपर लगा है और एक गियर नीचे लगा है, तो ये कौन सी शाफ्ट हो जाएगी आपकी कंपाउंड गियर ट्रेन। कौन सी, कंपाउंड गियर ट्रेन। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली ये आपको बस ये चीज़ देखने की कौन सा गियर कौन से से कनेक्टेड है। देखो जो वेलोसिटी अभी मैंने निकलवाया था जो सेम फार्मूला वो N1/N2 D2/D1
इंटू इजिकल टू T2 अपॉन T1 वो निकलवाया था। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलेगा। परिधीय वेग और दो गियर आपके रनिंग कर रहे होंगे तो परिधीय वेग क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपके कौन कौन से गियर रनिंग कर रहे हैं, गियर नंबर 1 और गियर नंबर 2। तो इन दोनों की इक्वेशन मैं निकालूंगा। मैंने जो पहले निकाली थी सेम वही इक्वेशन निकलेगी, गियर 1 और 2 की, N1 अपॉन N2 इजिकल टू D2 अपॉन D1 इजिकल टू T2 अपॉन T1। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, सेम उससे ही। और दूसरे में और देखो आपका गियर नंबर 2 से आपका 4 कनेक्टेड नहीं है, 4 से कौन कनेक्टेड है आपका, गियर नंबर 3। तो अब एक इक्वेशन निकालनी पड़ेगी मुझे 3 और 4 की। पहली इक्वेशन किसकी निकली थी, 1 और 2 की। दूसरी इक्वेशन निकली है मेरी 3 और 4 की। ठीक है, 3 और 4 की यानी गियर नंबर 3 व 4 की इक्वेशन निकलेगी N4 अपॉन N3 इजिकल टू D3 अपॉन D4 इजिकल टू T3 अपॉन T4। ठीक है, N4 अपॉन N3 इजिकल टू D3 अपॉन D4 इजिकल टू T3 अपॉन T4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का हम क्या करा देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, N2 अपॉन N1। ठीक है, N2 अपॉन N1, यहाँ पे N2 अपॉन N1 आ जाएगा। ठीक, एक मिनट, यहाँ पे सॉरी जो चालक गियर है वो आपका N2 है तो यहाँ पे N2 आएगा। ठीक है, इसे वो अपोजिट कर लेना। ठीक है, जब मल्टीप्लिकेशन करूँगा मैं N2 अपॉन N1, ठीक, इसे चलो मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे N2 N1 D1 D2 आपका T1 और T2। ये जो आपको दे रखी होगी, जब क्वेश्चन आप करोगे ना या न्यूमेरिकल आएगा, आप अगर जैसे मैंने ये इक्वेशन बनाई, यहाँ पे मैं गियर 1 को चालक गियर मान लूँगा और गियर 2 को मैं चलित गियर मान लूँगा और गियर 2 को मैं चालक गियर मान लेता हूँ, तो ये मेरी जस्ट अपोजिट होगी। ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आप कौन से गियर को चालक गियर या चलित गियर मान लें। और आपका क्वेश्चन में दे रखा है तो कोई बात प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे N2 अपॉन N1 इजिकल टू N4 अपॉन N3 इजिकल टू D1 अपॉन D2 इजिकल टू इंटू D3 अपॉन D4 इजिकल टू T1 अपॉन T2 इंटू T3 अपॉन T4। देखो यहाँ पे N2 और N3 क्या है, बराबर है। N2 और N3 क्या है, बराबर। क्यों, क्योंकि एक ही शाफ्ट में आपके 2 गियर लगे। अगर शाफ्ट में 2 गियर लगे, अगर शाफ्ट मेरी 10 RPM पे घूमेगी तो दोनों गियर भी मेरे 10 RPM पे ही घूमेंगे। दोनों गियर भी मेरे 10 RPM पे घूमेंगे तो N2 और N3 की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि गियर नंबर 2 और गियर नंबर 3 मेरी एक शाफ्ट पे लगे हैं। ठीक है, तो यहाँ से N3 की वैल्यू N2 से कट जाएगी। ठीक, N2 N3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और जो इक्वेशन निकल के आएगी आपकी, जो इक्वेशन निकल के आएगी वो आपकी इक्वेशन निकल के आएगी, वो इक्वेशन निकल के आएगी आपकी ये वाली। ठीक, क्या N4 अपॉन N1 इजिकल टू D1 इंटू D3 अपॉन D2 इंटू D4 इजिकल टू T1 इंटू T3 इजिकल टू T2 इंटू T4। आपकी ये इक्वेशन निकल के आएगी। ठीक है, और आपका यहाँ पे गियर चैप्टर ख़त्म हो गया। अब आपके 2 चैप्टर बचे हैं और मैं जानता हूँ आने वाले एक चैप्टर में आपका स्प्रिंग और आपका लिब्रिकेशन 2 या 3 लेक्चर में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, यानी संडे तक मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।